नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग की, जिस पर कि भारत का लोकतंत्र टिका हुआ है और यह एक बहुसदस्यीय संस्था है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग में एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। हालांकि ये पहले स्वतंत्रता के बाद ये एकल सदस्यीय संस्था थी, यानी कि सिर्फ इसमें एक निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ कि 1989 में पहली बार इसमें क्या हुआ कि 2 निर्वाचन आयुक्त जो है नियुक्त किए गए। क्यों नियुक्त किए गए? ये इसलिए नियुक्त किए गए क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि 1989 में जो कि 61 संविधान संशोधन था, इसमें क्या किया गया कि जो ये चुनाव मतदान की आयु थी, इसको 21 से घटाकर 18 कर दी गई। तो इसमें बहुत सारा कार्यभार जो है इस संस्था पर आ गया। इसकी सहायता के लिए, इस कार्य को जो है निपटाने के लिए तो 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे। उसके बाद फिर इसको जो है ये एकल सदस्यीय बन जाता है। कुछ दिनों बाद ये फिर से ये एक सदस्यीय संस्था बन जाती है और उसके बाद फिर ये अक्टूबर 1993 में बहुसदस्यीय संस्था बन जाती है। तो पहली बार ये 1989 में 2 निर्वाचन आयुक्त इसमें नियुक्त किए गए थे, यानी कि ये बहुसदस्यीय संस्था 1989 में बनी थी। और जो है उसके बाद फिर से ये एकल सदस्यीय बन जाती है और अगेन ये 1993 में बहुसदस्यीय बन जाती है। अक्टूबर 1993 में ये बहुसदस्यीय बन जाती है और तब से लेके आज तक ये बहुसदस्यीय संस्था है। अगर हम बात करें तो यह एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। स्थायी भी है और स्वतंत्र भी है, यानी कि ये स्वतंत्र इन द सेंस इस पर सरकार जो है दबाव नहीं बना सकती है। सरकार जो है इस पर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं बना सकती है। इस तरह से संविधान में जो है प्रावधान किए गए हैं। तो ये स्थायी भी है और स्वतंत्र भी है। आगे देखेंगे कि इसका उद्देश्य है कि निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराना जो है इसका उद्देश्य है। इस संस्था का अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव जो है कराना इसका उद्देश्य है। इसका गठन की बात करें हम तो देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना, यही इसका उद्देश्य है और इसीलिए इसका गठन हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 324 में ये इस प्रावधान को बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 324 और भाग 15 में जो है इस संस्था की चर्चा की गई है, क्योंकि ये एक संवैधानिक संस्था है। तो यानी कि इसके जो इस संस्था से संबंधित प्रावधान है वो संविधान में लिखे गए हैं, संविधान में दिए गए हैं। और ये संस्था क्या क्या करती, कौन कौन से चुनाव जो है देश में करवाती है, तो इसके अनुसार क्या है, संसद, राज्य विधानमंडल एवं राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों का ये निर्वाचन कराएगी। और संसाधन इसके लिए क्या करेगी कि इन पदों के निर्वाचन के लिए संसाधन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। आगे इसका और क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग से इसका कोई संबंध नहीं है, यानी कि जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है और राज्य निर्वाचन आयोग है, दोनों जो है अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, यानी कि एक दूसरे से संबंध इनका नहीं है। यानी कि पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव ये नहीं कराता है, जो निर्वाचन आयोग है ये नहीं कराता है। ये जो पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव हैं ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो ये इसका एक फैक्ट जो है ध्यान रखना है कि राज्य निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो होता है इनका दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं होता है, दोनों स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। आगे हम देखेंगे कि जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसमें क्या होता है कि एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। जिनकी नियुक्ति की बात करें तो जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और
इन तीनों की ही नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल इनका होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। अगर कोई 6 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा कर रहा है तो 6 साल अपना कार्यकाल पूरा करके वो जो है हट जाएगा। या फिर अगर उसकी एज, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें बुज़ुर्ग ही आते हैं, यानी कि एक काफ़ी एज के लोग 50-55 से ज़्यादा ही के लोग इसमें आते हैं। तो अगर वो 65 ईयर अपने पूरे कर लेते हैं 6 वर्ष पूरे होने से पहले, तो वो तभी वो इस पद से हट जाते हैं। तो 6 वर्ष पूरा कर ले या 65 ईयर एज उनकी पूरी हो जाए, जो भी पहले पूरा हो जाएगा, तो इनका कार्यकाल उतना ही है। इसमें क्या होता है कि तीनों सदस्य बराबर हैं और सिर्फ निष्कासन की प्रक्रिया अलग है। बराबर का मतलब क्या है कि इनकी शक्ति, जो तीनों सदस्य हैं, तीनों निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, इन दोनों का क्या है कि शक्ति, वेतन, भत्ते, इनमें कोई अंतर नहीं, ये सभी इसमें बराबर हैं। और जो फैसले लिए जाते हैं वो ये तीनों ही मिलकर लेते हैं। ऐसा नहीं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने फैसले इन पे थोप रहा है, यानी कि सभी चीज़ें इनकी बराबर हैं। लेकिन जो निष्कासन की प्रक्रिया है, यानी कि इनके हटाए जाने की प्रक्रिया है, वो अलग है। वो अगर हटाए जाने की प्रक्रिया की बात करें तो हटाए जाने की प्रक्रिया में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा जिस प्रकार की एक सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया जाता है। जबकि जो अन्य 2 आयुक्त हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर, सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, एक सिंपल से प्रोसेस के द्वारा। सिर्फ अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश कर देता है उनको हटाने की, तो राष्ट्रपति उन्हें पदच्युत कर देगा। तो ये बातें कुछ हो गई जो इसमें एक, अगर हम अंतर देखें कि इन तीनों में क्या अंतर है, तो निष्कासन का अंतर है। आगे इनकी हम स्वतंत्रता की बात करें, क्योंकि ये एक स्वतंत्र और स्थायी निकाय है, तो जो है स्वतंत्रता बहुत महत्व रखती है इनकी। जो इस संस्था के लिए स्वतंत्रता जो है बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। कुछ संस्थाएं अपने जो है देश में ऐसी हैं भारत में, जैसे कि निर्वाचन आयोग हुआ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, CAG हुआ, न्यायपालिका, ये सब क्या हैं? स्वतंत्र हैं। ये सब स्वतंत्र संस्थाएं हैं। यानी कि अगर आप सिंपल शब्दों में समझें तो सरकारें इन पर दबाव न बना पाएँ, बिना लालच और भय के ये अपना काम करें, इसके लिए संविधान कुछ प्रावधान किए हैं। यानी कि वहाँ पर कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं ताकि ये स्वतंत्र रहें और बिना लालच और भय के ये अपना काम कर सकें। तो अगर स्वतंत्रता की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की स्वतंत्रता इसको दी गई है। वो कैसे? क्योंकि इनकी या तो ये मतलब 6 वर्ष या 65 साल की आयु जो भी पहले पूरा होती है उस अवधि तक ये स्वतंत्रता पूर्वक काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इनको हटाया जाना इतना आसान नहीं है। जिस प्रोसेस के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का जज को हटाया जाता है, उसी प्रोसेस के द्वारा इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाता है। तो इसका मतलब है लगभग जो है हटाया जाना इनका जो है उसकी संभावनाएं कम ही होती हैं। तो ये अपनी निर्धारित पदावधि तक पूरा जो है काम करते हैं। आगे देखेंगे कि ये जो नियुक्त के पश्चात गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर इन आयुक्त जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी नियुक्त हो जाती है तो उसके पश्चात कोई सोचे कि इनको डराने धमकाने के लिए इनके जो यानी कि लाभ है, वेतन भत्ते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सके, इनकी लाभकारी जो गैर लाभकारी परिवर्तन है नहीं किए जा सकते हैं, ताकि इन पर कोई ऐसा प्रेशर न बना सके कि आपकी जो है लाभ में हम परिवर्तन कर देंगे, लाभ में हम कमी कर देंगे। तो ये डर कर कुछ या लालच से या भय से ऐसा सरकार के अनुसार कार्य करने लग जाएं, ऐसा नहीं है। नियुक्त के पश्चात इनकी गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो इनके वेतन भत्ते जो भी इनका सब निश्चित है वो वही रहेगा। नियुक्त के पहले जो निश्चित चीज़ें हैं वही नियुक्त के बाद भी बनी रहेंगी। ऐसा संभव नहीं कि कोई उनमें परिवर्तन हो सके। आगे है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। कि यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का प्रोसेस तो सुप्रीम जज की जो प्रक्रिया है हटाने की, उसी अकॉर्डिंग, यानी कि एक डिफ़िकल्ट प्रक्रिया है। लेकिन
जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन किसकी जो है इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, इनको हटाता भी है। तो राष्ट्रपति जो है इनको हटाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर। ठीक है, ये इनकी स्वतंत्रता की बात हो गई। अब हम देखेंगे शक्ति और कार्य। इनकी शक्तियों की यदि हम बात कर लें तो शक्ति और कार्य में 3 प्रकार की शक्तियाँ आती हैं। तो कौन कौन सी हो गई? ये हो जाएंगी जो संसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के संदर्भ में चुनाव आयुक्त की जो ये चुनाव होते हैं उस संदर्भ में क्या होता है कि चुनाव आयुक्त की शक्ति व कार्यों को 3 श्रेणियों में हम विभक्त कर सकते हैं। वैसे तो ये सभी मतलब कॉमन ही दे सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा स्पेसिफिक करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है प्रशासनिक, सलाहकारी व अर्धन्यायिक, 3 प्रकार की इनकी शक्तियाँ हैं। तो थोड़ा सा हम उसको बताते हुए चलेंगे ताकि कभी आपका क्वेश्चन आए तो आप जो है उसमें फंसे नहीं। तो प्रशासनिक में क्या हो जाएगा? चुनाव करवाना, वोटों की गिनती, वोटर आईडी, ये हो जाएंगी प्रशासनिक। जैसे कि चुनाव करवाना, वोटर आईडी जो है देना, है ना, और क्या हो जाएगा? और इनका हो जाएगा ये वोटों की गिनती वगैरह, ये सब क्या आ जाएंगे? ये सब प्रशासनिक में आ जाएंगे। आगे हम बात करेंगे जो है सलाहकारी में क्या आएगा? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को योग्यता अयोग्यता पर सलाह देना। किसको? राष्ट्रपति और राष्ट्रपति व राज्यपाल को योग्यता, जो सदस्यों की योग्यता है, योग्यता और अयोग्यता पर सलाह देते हैं। ये अयोग्यता दल बदल को छोड़ के, है ना, अयोग्यता पर सलाह देना ये इनका है। और अर्धन्यायिक में जैसे आ जाएगा कि चुनाव से जुड़े हुए जो फैसले इनको लेने होते हैं, तो वो चुनाव से जुड़े हुए फैसले ये लेते हैं, इनको लेने पड़ते हैं जहाँ पर विवाद होते हैं, तो वो जो है ये फैसले लेते हैं। तो ये अर्धन्यायिक हो गए। तो ये बातें इस तरह की हो गई। अब इनको हम देख लेते हैं थोड़ा सा डेप्थ में कि क्या क्या ये काम करते हैं। तो निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करते हैं। कैसे करते हैं? संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना इनकी ड्यूटी है, इनका काम है। और अगला क्या है कि निर्वाचक नामावली तैयार करते हैं। जो ये निर्वाचक नामावली होती है उसको समय समय पर अपग्रेड करना, उसको तैयार करना, तो ये सारी चीज़ें ये करते हैं। आगे है निर्वाचन की तिथि एवं समय सारणी एवं नामांकन पत्रों की परीक्षण करना। जो निर्वाचन की तिथि होती है ये इनके द्वारा डिसाइड की जाती है, और समय सारणी जो होती है वो भी, और नामांकन पत्रों का परीक्षण, जो नामांकन पत्र भरे जाते हैं, जो लोग खड़े होते हैं चुनाव मतलब लड़ने के लिए, तो उनके नामांकन पत्रों का परीक्षण भी ये करते हैं। और ये सारी चीज़ें यही डिसाइड करते हैं, लेकिन इनकी सलाह पर चुनाव की घोषणा कौन करता है? चुनाव की घोषणा करता है राष्ट्रपति। ये एक ध्यान देने वाली बात है कि चुनाव की अधिसूचना कौन देता है? चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर करता है। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। आगे ये क्या करते हैं? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करते हैं और निर्वाचन चिन्ह भी आवंटित करते हैं। निर्वाचन चिन्ह जैसे कि कांग्रेस का निर्वाचन चिन्ह क्या है? ये पंजा है, हाथ का पंजा है। और इसका क्या है? ये बीजेपी का कमल का फूल है। तो ये सभी ये चिन्ह जो है चुनाव आयोग के द्वारा ही आवंटित किए गए हैं इनको। और अगला क्या है? राजनीतिक दलों को मान्यता और चिन्ह के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना। अगर इनको जो मान्यता मिल गई या जो चिन्ह दिया गया है वो किसी और पार्टी के पास भी है, उसके बीच में जो है उन कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि भाई ये चिन्ह तो मेरा है, आपके पास कैसे आ गया, अगर कुछ ऐसी बात होती है तो वहाँ पर ये तय करेंगे कि किस चिन्ह को, यानी कि 2 पार्टियों का चिन्ह एक जैसा अगर हो रहा है वहाँ पर, पहली बात तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ज़रा बहुत कुछ विवाद हो रहा है किसी तरह से, तो ये फैसला करते हैं कि कौन सा चिन्ह जो है रहेगा और कौन सा चिन्ह में चेंजेस किए जाएंगे या उसको हटाया जाएगा। तो ये सारी इस तरह के फैसले यही करता है। अगला है निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित
जो विवाद की जांच के लिए अधिकारी की नियुक्त करना, तो ये भी इन्हीं का काम है। और फिर क्या करता है कि ये आचार संहिता निर्मित करता है, जिसे कोड ऑफ कंडक्ट भी आप कहते हैं, जिसमें कि कुछ नियम बना दिए जाते हैं इनके द्वारा, यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा। और उन नियमों का सभी राजनीतिक दल पालन करते हैं। जो नेता खड़े होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उन सभी को पालन करना ज़रूरी होता है। जैसे कि किसी को चुनाव मत पाने के लिए किसी को घूस न देना, और कोई ऐसी चीज़ न चलाना जैसे शराब और नोटों के बल पर वोट लेना, या शक्ति का प्रदर्शन कर करके वोट लेना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगला इनका जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो ये होता है कि दलों के प्रचार के लिए रेडियो टेलीविज़न के कार्यक्रम की सूची जो है निर्मित करना। यानी कि जिन पार्टियों को मान्यता मिल जाती है, तो उनको एक ये फैसिलिटेट किया जाता है कि उनके फ्री में उनका प्रचार जो है, इनकी नीतियों का प्रचार टेलीविज़न पे और रेडियो पे करवाया जाता है। तो ये उसकी सूची निर्मित करते हैं कि कौन कौन से प्रचार, किस किस तरह के जो है प्रचार, कितनी देर किस पार्टी के प्रचार जो है टेलीविज़न पर हो सकेंगे। आजकल सोशल मीडिया का भी काफ़ी यूज किया जाता है। तो ये सब इनके। अगला है संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, कि अगर कोई संसद सदस्य है, उसकी निरर्हता से संबंधित मामला है, तो राष्ट्रपति को सलाह देना है। लेकिन क्या होगा कि दल बदल को छोड़ करके सलाह देगा। लेकिन नोट क्या है यहाँ पर, दल बदल को छोड़कर। अगर दल बदल से संबंधित कोई मामला है, कोई अयोग्यता है किसी सांसद की, तो स्पीकर, लोकसभा में स्पीकर एवं राज्यसभा में सभापति निर्णय लेता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और सलाह किसको देगा? अगर राष्ट्रपति सलाह देता, ये जो संसद के सदस्य हैं, अगर उनमें कोई अयोग्यता की बात उठती है तो राष्ट्रपति को सलाह देता है। और अगर राज्य स्तर पर जो ये विधायक हैं, तो उस संबंध में, उस संदर्भ में राज्यपाल को सलाह देता है। और लेकिन यहाँ पर नोट ध्यान देने वाली ये है कि दल बदल को छोड़कर, यानी कि दल बदल से संबंधित अगर कोई मामला है तो वो स्पीकर और सभापति उस संदर्भ में निर्णय लेगा। आगे है कि मतदान संबंधी गड़बड़ी होने पर निर्वाचन रद्द करना। तो ये भी इनका कार्य है, ये इनकी शक्ति है कि अगर मतदान केंद्र लूट लिया गया, जैसे कि पहले ये बहुत होता था, आजकल तो कम होता है, कि जहाँ पर देखा कि अगर उनके वहाँ पर वोट ज़्यादा नहीं है, उनके हिस्से में वोट नहीं आ रहे हैं, तो वो मतदान केंद्र ही लूट लेते थे। और हिंसा करना, हिंसा के बल पे अपने उस पे पक्ष में मत डलवाना, ये सब जो हैं, इस तरह की अनियमितताओं के आधार पर अगर कोई निर्वाचन हुआ है तो वो निर्वाचन रद्द करना, ये इनकी शक्ति है। रद्द कर देता है निर्वाचन आयोग, और फिर से वहाँ पर परिस्थिति सामान्य करके, यानी कि अंडर कंट्रोल करके सारी परिस्थितियों को, तब फिर अगेन वहाँ पर निर्वाचन करवाता है। और निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकताओं के बारे में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल से आग्रह करना, क्योंकि इनकी अपनी कोई मशीनरी नहीं होती है। ये जो राज्य के कर्मचारी अधिकारी होते हैं और केंद्र के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, इन्हीं सब की सहायता, इन सहायता लेकर के एक मशीनरी तैयार करता है और चुनाव जो है कंडक्ट कराता है। तो इनकी अपनी कोई मशीनरी नहीं होती है। ये जब भी चुनाव होते हैं तो ये राज्य के और केंद्र के कर्मचारियों की सहायता लेकर के जो है अपना चुनाव कंडक्ट कराते हैं। लेकिन उस समय पर राज्य इन अधिकारियों पर जो इनका सहयोग कर रहे होते हैं, उन पर इनका पूरा कंट्रोल होता है। इनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है अगर ये नहीं चाहते हैं। मतलब हर तरह से जो है कंट्रोल होता है उन अधिकारियों पर चुनाव आयोग का। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी इनके अंडर में ये अधिकारी आ जाते हैं तो इन अधिकारियों पर पूरा कंट्रोल होता है इन चुनाव आयोग का। अगला है राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त हो जाने पर चुनाव कराए जाएं या नहीं। तो ये भी एक इनकी शक्ति है कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो वहाँ की जो है देखेंगे कि कैसी व्यवस्था सुधरी है कि नहीं सुधरी है। तो अगर 1 वर्ष समाप्त होता है तो ये तय करेंगे कि अब वहाँ पर चुनाव कराने की स्थिति है या नहीं। होता क्या है कि संसद द्वारा 6-6 महीने में प्रस्ताव पारित करके इसको बढ़ाया जा सकता है। यानी कि 6 वर्ष का राष्ट्रपति की सलाह पर ये जो राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में, तो ये क्या होता है कि 6 महीने के लिए
फिर जो है प्रस्ताव पारित करके 6 महीने के लिए बढ़ा लिया जाता है, यानी कि 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है इसको। ये 6 महीने के लिए पहले लागू होता है, फिर प्रस्ताव पारित करके इसको 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ये क्या होता है, अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अधिकतम जो है इसका 3 वर्ष तक ऐसा करके ये प्रस्ताव पारित करके बढ़ाया जा सकता है। ये इसकी अधिकतम अवधि है। इसके बाद जो है अगर बढ़ाने के लिए पहली बात तो चुनाव कंडक्ट हो जाने चाहिए। अगर फिर भी कुछ ऐसा होता है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में अधिकतम जो है अवधि 3 वर्ष ही दी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे हम चुनाव आयोग की सहायता। इनकी सहायता कौन करता है, यानी कि जब चुनाव कंडक्ट होते हैं तो ये काफ़ी एक बड़ा काम होता है। तो इनकी सहायता के लिए कौन कौन होता है, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर कौन कौन जो अधिकारी होते हैं तो इनकी सहायता के लिए आते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो इनकी सहायता के लिए आते हैं उप निर्वाचन आयुक्त, जो है इनकी सहायता करते हैं। और ये बेसिकली जो है सिविल सेवा से लिए जाते हैं। सारे जो उप चुनाव आयुक्त होते हैं, उप निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये कहाँ से लिए जाते हैं, सिविल सेवा के जो अधिकारी होते हैं वहीं से लिए जाते हैं। और आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है। और उन्हें क्या होता है, आयोग के सचिवालय में कार्यरत सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप सचिवों और अवर सचिवों द्वारा सहायता मिलती है। तो जो सचिवालय होता है, जो आयोग का सचिवालय होता है, उसमें कार्यरत कौन होते हैं, सचिव होते हैं और संयुक्त सचिव होते हैं, उप सचिव होते हैं, अवर सचिव होते हैं। इनके द्वारा इनको सहायता मिलती है, यानी कि पूरा चुनाव कंडक्ट कराने में इन सचिवों का भी जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। इनकी सहायता होती है, इनकी सहायता से, इनके कंट्रीब्यूशन से जो है चुनाव कंडक्ट होते हैं। अब हम देखेंगे राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर एक जो है इसकी चुनाव आयोग की सहायता के लिए क्या होता है कि एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, इसकी सहायता के लिए राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, जिसे सीईओ कहते हैं। क्या कहते हैं, सीईओ, यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर, ये बोलते हैं इसको। और इसकी नियुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करता है। तो इसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो इसकी नियुक्त करता है। और कैसे करता है, जो राज्य, जिस राज्य में इसको नियुक्त किया जाता है उस राज्य की राज्य सरकार की जो है सलाह पर किया जाता है। इसके नीचे क्या होता है, जिला स्तर पर हम बात करें तो कलेक्टर जो होता है वो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, यानी कि जिला स्तर पर कलेक्टर जो है निर्वाचन अधिकारी होता है। और ये जो कलेक्टर होता है वो जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी व प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है। तो ये सब जो है कलेक्टर की जिम्मेदारियां होती हैं कि वो सारी चीज़ों को देखे और सारी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करे और वहाँ पर चुनाव कंडक्ट कराने के लिए जिम्मेदारी उठाए। अब हम कुछ इनके दोषों की बात कर लेते हैं। ये इतनी बड़ी संस्था है जिस पर हमारे देश का जो है लोकतंत्र टिका हुआ है, तो फिर भी इसमें कुछ ऐसे दोष हैं जिस पर हर कोई उंगली उठाता है। जैसे कि एक पहला है, सदस्यों की योग्यता जो है संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में जो है निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं इनकी अर्हता यानी कि इनकी योग्यता संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक ये जो भी योग्यताएं हैं वहाँ पर नहीं दी गई है। और आम तौर पर क्या होता है, बड़े नौकरशाह वहाँ पर बिठा दिए जाते हैं। अगली अगर हम देखें कि अगली क्या है कमी इसमें, तो इसमें क्या है, सदस्यों की पदावधि यानी कि कार्यकाल नहीं बताया गया है। इसे राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित किया जाएगा, ऐसा जो है बताया गया है। तो अब राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित किया गया है, तो इसमें 6 वर्ष और जो 65 दो क्राइटेरिया हैं, जो भी पहले पूरा होगा वो उसी पे इनका कार्यकाल डिपेंड करता है। लेकिन अब साथ में है कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, तो ये क्या हो गया कि यहाँ पर दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा, साथ में इनकी 6 वर्ष या 65 ईयर्स जो है वहाँ पर क्राइटेरिया सेट किया गया है। तो ये क्या हुआ कि अब बार बार तो इनकी हम पदावधि में चेंजेस कर नहीं सकते हैं, तो एक बार राष्ट्रपति ने इस चीज़ को निर्धारित कर दिया है कि ये 6 वर्ष तक कार्य करेंगे या फिर 65 ईयर्स एज तक, जो भी पहले पूरा हो जाएगा तो वहाँ तक इनकी जो कार्य की अवधि होगी। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा
जो है निर्धारित किया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति ने एक बार इसको निर्धारित कर दिया गया है, वही वो हमेशा से चलता आ रहा है। आगे है सेवानिवृत्ति के बाद दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं है। यहाँ पर ये बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि अगर कोई सरकार कहती है कि ठीक है आप हमारे अकॉर्डिंग काम कीजिए और जैसे भी आप यहाँ से रिटायर होंगे हम आपको ये पद आपके लिए तैयार रखेंगे, तो ऐसे में क्या होता है कि जो है ये अधिकारी लालच में आकर के उनके अकॉर्डिंग या उनके पक्ष में काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर संविधान में रोक नहीं लगाई गई है। वैसे सभी ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत से जो होते हैं बहुत ईमानदार होते हैं, उनको कोई कितना भी कह ले कि कितना भी लालच दे ले, लेकिन वो लालच में नहीं आते हैं। लेकिन हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लालच में आ भी सकते हैं, तो ऐसा यहाँ पर प्रावधान करना चाहिए था। जैसे TN शेषन साहब हैं, तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और इन्होंने क्या किया था कि जो है जब लोग वोट डालने जाते थे तो बहुत धांधली होती थी। किसी का वोट कोई डाल के आ जाता था, क्योंकि अब नाम में तो लिखा नहीं है, उसके मत्थे पे तो लिखा नहीं कि नहीं इसका नाम यही है, सिर्फ वहाँ पर नाम होता था और कोई भी बंदा जा कर के लगभग उसी एज का वोट डाल करके आ जाता था। बहुत ज़्यादा धांधली होती थी। तो इन्होंने इस धांधली को रोकने के लिए इन्होंने जो है फ़ोटो वाला वोटर ID कार्ड इशू किया। तो ये हुई कि इतने बड़े देश में इतनी जनसंख्या में आप सभी को फ़ोटो वाला ID कार्ड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन प्रोवाइड कराएगा। तो इन्होंने बोला कि मैं प्रोवाइड कराऊंगा और इन्होंने अथक प्रयास से ये काम कर दिखाया। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन हाँ एग्जाम्पल कुछ भ्रष्टाचार अधिकारियों के भी मिलते हैं। तो संविधान में ये प्रावधान होना चाहिए कि सेवानिवृत्ति के बाद जो है दूसरी नियुक्तियों पर रोक होनी चाहिए। तो ये कुछ खास बातें थी जो है निर्वाचन आयोग की, और जो उससे संबंधित फैक्ट थे वो हमने देखे समझे। और आपके एग्ज़ाम में इससे जो है ऊपर कुछ आता नहीं है, इसी को हम प्रैक्टिस में ले लेंगे तो और भी दूसरे पॉइंट भी कवर कर लेंगे। और यदि ये सेशन आपके लिए यूज़फुल है, बेनिफिशियल है, आपके लिए महत्व का है, तो जो है लाइक करना बिल्कुल ना भी भूलें। लाइक करें, इसको शेयर करें, और मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।